हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कॉम्बशन क्या होता है ना। और फिर हम लोग ने देखा था व्हाई डू सबस्टेंस बर्न विथ विदाउट अ फ्लेम, है ना। तो और आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम हैव बीन फॉर्म फ्रॉम biomass which has been subjected to various biological and geological process। क्या कह रहा है? coal and petroleum have been formed from biomass which has been subjected to the various biological and geological process। तो जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं वह किससे मिलके बने होते हैं? बायोमास से मिलके बने होते हैं ना। जो बायोमास से मिलकर कुछ बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं उससे मिलकर ये बनते हैं। अब देखिए, जैसे कि कोल इज़ द रिमेन ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर एगो। तो कोल कैसे बनता है? जो कोल जो होता है, द रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड अदर प्लांट्स, यानी जो ट्रीज़ होते हैं, फर्न्स होते हैं और जो अदर प्लांट्स होते हैं और कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो कई लाखों साल तक मतलब उनके जो अवशेष होते हैं ना, उससे मिलके क्या बनता है? कोल बनता है। देयर वर क्रस्ट इनटू द अर्थ, देयर वर क्रस्ट इनटू द अर्थ परहैप्स बाय अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिक इरोप्शंस। दे वर प्रेस्ड डाउन बाय लेयर ऑफ अर्थ एंड रॉक, दे स्लोली डिके इनटू कोल, है ना। तो यह क्या कह रहा है? देखिए, जो कोले और जो कोल और जो पेट्रोलियम होता है वह किससे मिलके बने हैं? वह मतलब किससे उनका निर्माण हुआ है, कैसे वो प्रोड्यूस हुए हैं? तो बायोमास से वह प्रोड्यूस हुए हैं। जो बोलना चाहिए जो बायोमास जो होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? कई लाखों वर्षों पहले जैसे कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ अन्य प्लांट्स हो गए, उनके जो अवशेष हैं वह जैसे कभी वॉल्केनो आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो उससे उसकी वजह से क्या होते हैं? ये अंदर दब जाते हैं। मतलब हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर चट्टानों के रूप में ये चट्टानों में दब जाते हैं और धीरे धीरे यह फिर डिस्ट्रॉय होते होते क्या बन जाता है? इनसे कोल बन जाता है ना, चारकोल या कोल। अब देखिए, देवा यही दिया हुआ है कि देवर प्रेस डाउन बाय लेयर ऑफ अर्थ एंड रॉक। अब देखिए, दे स्लोली डिके इनटू कोल, है ना। तो इस प्रकार से वह अंदर दब जाते हैं और एक प्रकार से वह चट्टान के अंदर, है ना, जो पृथ्वी के अंदर जो नीचे चट्टानें रहती हैं अर्थ के नीचे, उसमें वह दब जाते हैं उनकी लेयर और धीरे धीरे वह नष्ट हो जाते हैं और कोल में वह चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं oil and gas are the remain of millions of tiny plants and animals that lived in the sea। आप किसकी बात करें हम? ऑयल एंड गैस की। तो ऑयल एंड गैस आर रिमेन ऑफ मिलियंस ऑफ टिनी प्लांट्स एंड एनिमल्स देन लिव्ड इन द सी। तो ऑयल एंड गैस कैसे बनते हैं? तो यह जब सी यानी समुद्र के अंदर जब कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जब दब जाते हैं कई लाखों करोड़ों साल पहले, यदि यह किसी बोलना चाहिए रीज़न से यदि वह अंदर दब जाए, प्रेस हो जाए, तो उनसे क्या बनता है? ऑयल एंड गैस बनते हैं। और अर्थ में यदि दब जाए तो उनसे क्या मिलेगा? कोल एंड पेट्रोलियम। व्हेन दे डाइड देयर बॉडी सैंक टू द सी बेड एंड वर कवर्ड बाय सिल्ट। Bacteria attack the dead remains, turning them into oil and gas under the high pressure they were being subjected to. Meanwhile, the silt was slowly compressed into rock. The oil and gas seeped into the porous parts of the rock and got trapped like water in a sponge. Can you guess why coal and petroleum are called fossil fuel? है ना। तो अब देखिए क्या होता है। अभी हमने क्या देखा कि कोल एंड पेट्रोलियम कैसे बनते हैं। फिर हमने यह देखा कि जो ऑयल और जो गैस होते हैं वह कहाँ से बनते हैं। तो वह कहाँ से? जो समुद्र के अंदर जैसे कुछ प्लांट्स हो गए और कुछ एनिमल्स हो गए, यदि वो उनके कुछ अवशेष दब जाते हैं तो वहाँ से क्या बनते हैं? ऑयल एंड गैस बनते हैं। तो उनकी जो डेड बॉडीज़ रहती है ना, उन प्लांट्स और एनिमल्स की, वह समुद्र के अंदर डूब जाते हैं और एक मतलब गाद से वो ढक जाते हैं, है ना। इस प्रकार से फिर जो उनके जो कुछ अवशेष रहते हैं, डेड बॉडीज़ के जो अवशेष रहते हैं, वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? चट्टान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं?
चट्टान रॉक बन जाते हैं और उसके बाद जो चट्टान रॉक होते हैं उनके जो पोर्स मतलब कि छिद्रित भागों से वह तेल या गैस के रूप में वह बाहर आते हैं और यह और बोलना चाहिए जो वाटर में है वह स्पंज के रूप में तरह से फंस जाते हैं। इस प्रकार से जो पेट्रोलियम और जो गैस है वो ऊपर हमें तैरते हुए नज़र आते हैं कभी कभी, है ना। तो ऐसा बनता है गैस एंड ऑयल। अब क्या बोल रहा है, कोयले तथा पेट्रोलियम को हम फॉसिल फ्यूल्स क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, वही चीज़ है कि वह अंदर क्योंकि ये हज़ारों साल पहले कुछ अंदर दब जाते हैं जिसकी वजह से वह फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, यानी कि ऑक्सीकरण। तो यू हैव लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। Carbon compounds can be easily oxidized on combustion. In addition to this complete oxidation, we have reaction in which alcohols are converted to carboxylic acid. तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, देखिए तो यू हैव लर्न अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा है। कार्बन कंपाउंड कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कॉम्ब्यूशन। फिर देखिए जब हम कॉम्ब्यूशन करते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स का तो इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इस प्रकार से एडिशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। वी हैव रिएक्शन इन विच द एल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, किसके थ्रू, ऑक्सीडेशन के थ्रू। तो देखिए अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, या इसे हम एथिल अल्कोहल भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, या इसे हम और ब्रेक करके राइट करें तो CH3CH2OH, ये है हमारा अल्कोहल। जब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH, या इसे एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल। तो देखिए we see that some substance are capable of addition oxygen to other। हम देखते हैं कि कुछ जो सबस्टेंस होते हैं उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन को ऐड करने की एक कैपेबिलिटी पाई जाती है। दिस सबस्टेंस आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यह सबस्टेंस क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो किसी अदर एलिमेंट्स में ऑक्सीजन को ऐड करवाने का काम करें तो वह क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट, क्या एल्कलीन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ये जो दो आपको सबस्टेंस दिख रहे हैं या कंपाउंड दिख रहे हैं, ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं। ये जो ऑक्सीडाइजिंग किसका करते हैं, अल्कोहल्स को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग करते हैं। दैट इज एडिशन ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। इस प्रकार से जो एडिंग ऑक्सीजन जो है स्टार्टिंग मटेरियल होता है, हैंस दे आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, जो ऑक्सीजन को किसी अदर एलिमेंट्स में ऐड करवा दें। अब हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए क्या होती है एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइज्ड सच एज पैलेडियम्स और निकल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या कह रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यदि हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, पहले तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो हमने पढ़ा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यदि हम उसमें हाइड्रोजन का ऐड करवा दें कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में, जैसे कि पैलेडियम से निकल कैटेलाइज्ड की प्रेजेंस में, तो वह क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। Catalysts are substances that cause reactions to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being affected, है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं ऐसे सबस्टेंस होते हैं जिन पर रिएक्शंस की जो रेट का ये क्या करते हैं, रिएक्शंस के रेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मतलब या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है सेल्फ में। This reaction is commonly used in the hydrogenations of vegetables oil using a nickel catalyst, है ना। तो जो reactions होती है, this reaction is commonly
यूज़, मतलब इस रिएक्शन का यूज़ किस में होता है, हाइड्रोजनेशन में होता है। वेजिटेबल्स के ऑयल्स के हाइड्रोजनेशन में इसका यूज़ होता है निकल कैटालाइज्ड की प्रेजेंट में। वेजिटेबल्स ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स वाइल एनिमल फैट्स हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। तो आप इसकी बात करें किसकी, वेजिटेबल्स ऑयल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स ऑयल्स क्या होते हैं, जनरली एक लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं, और जो एनिमल्स फैट होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है RRC डबल बॉन्ड CRR, मतलब ये क्या है, हमारा एल्कीन है। क्या है, एल्कीन है। जब हम इसमें क्या करवाएंगे, निकल कैटालाइज्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, है ना। क्या बना लेगा, एल्केन। You must have seen advertisement stating that some vegetables oil are healthy. Animals fat generally contain saturated fatty acid which are said to be harmful for health. तो यह कह रहा है कि आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा स्टेटमेंट, उसमें क्या लिखा रहता है कि वेजिटेबल्स ऑयल हमारे लिए हेल्थी होता है, और जो एनिमल्स फैट होती है जनरली कॉन्टेन सैचुरेटेड फैटी, और जो एनिमल्स फैट होती है वो क्या होती है, सैचुरेटेड कंटेंट फैट होता है उसमें, है ना, फैटी एसिड होता है, जो हमारे लिए क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इसलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करना चाहिए। तो दिया ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूज फॉर कुकिंग। तो अब देखिए एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा एडिशन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, है ना। तो जो सैचुरेटेड से जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वह क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वह ऑलरेडी क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, संतप्त होते हैं, इसीलिए वह ज़्यादा रिएक्शन किसी से करते नहीं हैं, इसलिए उन्हें हम अनरिएक्टिव कहते हैं। एंड आर इनर्ट इन द प्रेजेंस और ऑफ मोस्ट रिएजेंट, है ना। तो और वह कैसे होते हैं, इनर्ट मीन अक्रिय, मतलब किसी से वह क्रिया नहीं करते हैं। हावेवर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, However, in the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon is a very fast reaction। क्या कह रहा है, जैसे कि हम बात करें तो सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में यदि क्लोरीन में हम हाइड्रोकार्बन में क्या ऐड करवाएं, क्लोरीन को ऐड करवाएं तो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम्स वन बाय वन, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो क्लोरीन जो होती है वो हाइड्रोकार्बन के हर एक हाइड्रोजन को एक एक करके वो बहुत तेज़ी से क्या करते, रिप्लेस करते जाती है, और उनके प्लेस में क्लोरीन गैस सेल्फ आ जाती है। इट इज़ कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक द प्लेस ऑफ एन अदर, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक एटम या ग्रुप के प्लेस में दूसरा एटम या ग्रुप आते जाता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते, कौन सी रिएक्शन कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट आर यूजुअली फॉर्म विद द हायर होमोलॉजियस ऑफ एल्केन्स, है ना। जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रकार का हायर होमोलॉजियस प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है CH4 + Cl2, है ना। तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया हमारा CH4 और क्लोरीन हो गई हमारी Cl2। तो हमने क्या देखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन में जो क्लोरीन जब ऐड करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो क्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोकार्बन के एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाएगी और उनके प्लेस में वह सेल्फ आ जाती है। तो देखिए CH4 + Cl2 में देखिए वहाँ से एक H रिप्लेस होगा तो कितना बचेगा, CH3 बचेगा, और Cl2 से एक Cl यहाँ आके आ जाएगा हाइड्रोकार्बन में, तो CH3Cl बन जाएगा और प्लस HCl एक बाहर रह जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक प्रकार से चेन बनते जाती है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने दो चीज़ पढ़ा आज, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंड और क्या पढ़ा, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो तीनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।